तो अगर उस वाइब्रेशन का सोल्यूशन आप करना चाहते हो तो यहाँ पे मतलब ग्रीस वगैरह लगा के उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो, वो इजीली ठीक हो जाती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये सिर्फ इस गाड़ी के अंदर इशू नहीं है, ऑलमोस्ट हर 10 में से 8 गाड़ियों के अंदर ये इशू कॉमन है। तो कोशिश हमेशा ये करें कि Z2 एंड Z4 वेरिएंट को इग्नोर करें। तो ये सीट कुछ इस तरह की आवाज़ करती है। 2026 में इस गाड़ी को बिल्कुल मत खरीदना। 8000 किलोमीटर चलाने के बाद इस गाड़ी की जो रियलिटी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड फ्रेंड्स, 99% लोगों को जो पॉइंट नंबर मैं 5th एंड 7th बताऊँगा उनके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और बिना ये पॉइंट्स जानने अगर आपने ये गाड़ी खरीद ली, फिर बाद में आप सोचेंगे काश मैंने ये वीडियो पहले देख ली होती। तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशु खंडवाल और आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है व्हाई नॉट टू बाय स्कॉर्पियो एन इन 2026। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये खड़ी है हमारी स्कॉर्पियो एन और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है इस गाड़ी की जो थर्ड लास्ट रो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैं आपको बताता हूँ अब क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं इसकी लास्ट रो में और सबसे पहली प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर ये है कि लास्ट रो के अंदर हमें किसी भी तरह का कोई एसी वेंट नहीं देखने को मिलता। सेकंड प्रॉब्लम थर्ड रो से ये है कि इस गाड़ी के अंदर हमें यहाँ पे कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं देखने को मिलता। एक चार्जिंग पोर्ट महिंद्रा ने फॉर्मेलिटी के लिए दिया है, वो इस जगह पे लगा हुआ है। ये देखो, आप यहाँ देख पाओगे, ये वाला चार्जिंग पोर्ट है, पर ये भी मतलब यूजलेस है क्योंकि जब हम इस सीट को अनफोल्ड कर देते हैं तो ये मतलब ढक जाता है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ टायर इन्फ्लेटर वगैरह आप यहाँ पे लगा के यूज़ कर सकते हो, बस इतना ही इसका यूज़ है। और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मतलब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह चार्ज करने के लिए कोई हमें सॉकेट देखने को नहीं मिलता। एंड उसके बाद एक और मेजर प्रॉब्लम, तो ये कोई जुगाड़ महिंद्रा ने दिया है इस सीट को मतलब यहाँ पे स्टेबल रखने के लिए, ताकि ये सीट पीछे गिरे ना। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है और ये एक्सपेक्टेड नहीं है मतलब 2026 की किसी भी गाड़ी के अंदर कि कोई ऐसा जुगाड़ दे सकता है। तो ये काम सिर्फ महिंद्रा ही कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये बता देता हूँ कि इस सीट को हर टाइम मैं फोल्ड करके क्यों रखता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये सीट अनोइंग सी आवाज़ करती है जो कि इसके इस वाले लैच से आती है। और ये चीज़ मैंने महिंद्रा के सर्विस सेंटर में जब इस गाड़ी की फर्स्ट सर्विस हुई थी उस टाइम पे मैंने उन लोगों को मतलब दिखाई थी, तो उन्होंने भी कोई मतलब इसका सॉल्यूशन करके नहीं दिया मुझे। जब गाड़ी सड़क पे चलती है और कोई गड्ढे वगैरह आते हैं, अनइवन सड़क आती है, तो ये सीट कुछ इस तरह की आवाज़ करती है। तो ये बड़ी अजीब नॉइस है और ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है जब हम गाड़ी को सड़क पे चलाते हैं। और अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और ये साउंड आपको सुनने को मिले तो बहुत ज़्यादा मतलब मूड ख़राब होता है। जब ये सीट को हम अनफोल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद एक और मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, वो है इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस। एंड इतनी स्पेस के अंदर आप हार्डली कोई एक आधा डफल बैग रख सकते हो और इससे ज़्यादा इसके अंदर सामान नहीं आने वाला। अगर आपकी थर्ड रो ऑक्यूपाइड है तो आपको बूट स्पेस के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एंड ये जो अजीब सा फोल्डिंग पोस्चर महिंद्रा ने इस सीट को दिया हुआ है, इसकी वजह से जो इसको फोल्ड करने के बाद भी जो हमें बूट स्पेस देखने को मिलती है वो बड़ी अजीब सी देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब एक दो ट्रॉली बैग्स आप इसमें रख सकते हो, डफल बैग्स वगैरह रख सकते हो, बट फिर भी काफ़ी हद तक मतलब ये जो चीज़ है ये आपकी बूट स्पेस को डिस्टर्ब करती है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी के मैं अंदर आ चुका हूँ एंड इसके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इसका ये जो बीच में MID है जो डिजिटल वाली, ये दोनों चीज़ें कभी भी बंद हो जाती हैं और कभी भी लैग करना शुरू कर देती है। स्पेशली अगर आप इस गाड़ी का रिवर्स गियर एंगेज करोगे तो मतलब 10 में से 4 बार तो आपको मतलब जो कैमरा की डिस्प्ले है वो सिर्फ इतनी सी देखने को मिलेगी। ये सिर्फ इस गाड़ी के अंदर इशू नहीं है, ऑलमोस्ट हर 10 में से 8 गाड़ियों के अंदर ये इशू कॉमन है। तो अगर आप स्कॉर्पियन लेने की सोच रहे हो तो मतलब तो ये माइंडसेट तो आपको प्रिपेयर पहले से ही करना पड़ेगा कि इस गाड़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर आपको फॉल्ट एंड लैग देखने को मिलेगा। एंड अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, इसके साथ एक और नेगेटिव पॉइंट जुड़ जाता है जो है इसका साइज़। क्योंकि महिंद्रा के पास अब नई थार रॉक्स के अंदर इनकी 7XO के अंदर इन्होंने मतलब बड़ी बड़ी डिस्प्लेस दी हैं। तो मेरा एक सजेशन आप सभी के लिए ये है कि अगर हो सके तो स्कॉर्पियन के फेसलिफ्ट का वेट करना। उसके अंदर आपको हो सकता है जो डिस्प्ले है वो बड़ी देखने को मिले एंड उसके अंदर वो जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जो लैग हैं, वो सारा कुछ आपको शायद देखने को ना मिले। तो अगर हो सके तो आप इसके फेसलिफ्ट की वेट ज़रूर करें। एंड अगर थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो वो ये है कि महिंद्रा ने गाड़ी के अंदर कहीं पे भी हमें C टाइप चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया ड्राइवर एंड को पैसेंजर के लिए। तो आपको यहीं पे USB-A के अंदर ही अपना वायर को लगा के, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये वाली USB-A वायर को लगा के अपना फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है क्योंकि आज 2026 के अंदर C टाइप ना होना एक बहुत अजीब चीज़ है, वियर्ड चीज़ है जो कि महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर हमें दी है।
फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करी जाए तो वो है इस गाड़ी की सनरूफ, जो कि सिर्फ इतने साइज़ की देखने को मिलती है। एंड ये पॉइंट स्पेशल सनरूफ लवर्स के लिए है, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को ज़्यादा कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है सनरूफ से। पर अगर आपको बड़ी सनरूफ चाहिए तो आपको फेसलिफ्ट की वेट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि महिंद्रा आने वाले मॉडल में हो सकता है कोई मतलब 10-12% चांसेस हैं कि आपको पैनोरामिक सनरूफ भी प्रोवाइड करवा दे इस गाड़ी के अंदर। तो फ्रेंड्स अभी बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि 99% लोगों को नहीं पता होता जिसके बारे में, और वो है आपको अगर अभी भी स्कॉर्पियन बाय करनी है तो आप मेरे सजेशन की वजह से Z2 एंड Z4 को स्किप करना, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर जो पावर फिगर है, जो स्टीयरिंग है, वो हमें कम्प्लीटली डिफरेंट देखने को मिलता है स्कॉर्पियन के कंपैरिजन में। अगर हम पावर फिगर्स की बात कर ले तो उस गाड़ी के अंदर हमें पर्टिकुलर मैं डीजल वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा सस्ते के चक्कर में अगर आप Z2 एंड Z4 खरीदने जा रहे हो, उसके अंदर आपको पावर मिलती है 130 bhp। एंड अगर आप बात करें बेसिकली Z4 के बाद Z6 एंड उसके ऊपर वाले मॉडल, तो उनके अंदर जो पावर है वो आपको 175 bhp की देखने को मिलती है, सेम 2.2 एमहॉक इंजन होने के बाद भी। क्योंकि मेरे हिसाब से महिंद्रा ने वो मॉडल्स कम से कम बिके, इसलिए उनकी जो ट्यूनिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट करी हुई है, और ये चीज़ ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती जब लोग गाड़ी खरीद रहे होते हैं। एंड अगर सेकंड चीज़ के बारे में बात कर लें तो वो ये है कि Z2 एंड Z4 के अंदर हमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जिसका फीडबैक बहुत गंदा है और उसके साथ कंप्लेंट्स भरा पड़ा है। मतलब महिंद्रा का सर्विस सेंटर भरा पड़ा है Z2 एंड Z4 के हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम हमें स्कॉर्पियन के इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग में भी देखने को मिलती है, बट वो उतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की प्रॉब्लम कभी सॉल्व हुई नहीं है, मतलब आज तक भी लोग रो रहे हैं कि हमने क्यों मतलब ये Z2 एंड Z4 गाड़ी ली। एंड अगर अब बात कर लेते हैं कि सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी हमको Z2 एंड Z4 नहीं लेने चाहिए, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं एक डिस्काउंट के चक्कर में, गाड़ी सस्ती मिले इस चक्कर में Z2 एंड Z4 विदाउट ESC ले लेते हैं। तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। भगवान ना करे कभी आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उस केस के अंदर वो वाली गाड़ी मतलब बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हमें देखने को नहीं मिलता। तो कोशिश हमेशा ये करें कि Z2 एंड Z4 वेरिएंट को इग्नोर करें और हमेशा Z6 Z8 लेने का प्लान करें जब भी आप स्कॉर्पियन लेने का प्लान बनाते हैं। तो अगर फिर भी आपका दिल ये है कि चलो हमें Z2 एंड Z4 ही लेनी है, आपका कोई अपना पर्सनल रीज़न है, तो फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि आप हमेशा विद ESC वेरिएंट ही लें। अगर आप विदाउट ESC लोगे तो उसके अंदर आपको सेफ्टी का कंसर्न बहुत बड़ा देखने को मिलता है। तो मेरा सजेशन ये है, पहले तो Z2 Z4 को आप स्किप करें। अगर आपको रियल स्कॉर्पियन के मज़े लेने हैं तो आप हमेशा Z6 या उससे ऊपर वाले वेरिएंट ही लें। फिर भी आपको Z2 एंड Z4 ही लेने हैं तो विद ESC ही कंसिडर करें। एंड फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है, मुझे ही नहीं हर एक स्कॉर्पियो एन ऑटोमेटिक यूज़र को, तो वो है इस गाड़ी की माइलेज। इस गाड़ी के अंदर हमें मतलब सिटी के अंदर 8-9 की माइलेज देखने को मिलती है, इससे ज़्यादा ये गाड़ी नहीं देती सिटी के अंदर। एंड अगर बात करी जाए हाईवे की, तो हाईवे के अंदर ये गाड़ी सिर्फ हमें 12-13 किलोमीटर की माइलेज निकाल के देती है। एंड अगर आपको इस बात पर भरोसा नहीं है तो आप मेरी जो प्रीवियस रोड ट्रिप की वीडियो थी उसके अंदर देख सकते हो, मैंने इस गाड़ी की प्रॉपर मतलब माइलेज बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में, तो उसको आप यहाँ आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स इस गाड़ी के अंदर हमें स्टोरेज भी बहुत कम देखने को मिलती है। मतलब ये लगा लो कि यहाँ पे आप मुश्किल से एक बॉटल रख सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल ये लगाओ कि ये एक पानी की बॉटल है, जो कि मतलब हर एक ड्राइवर को कैरी करनी होती है अपने साथ जब भी वो किसी रोड ट्रिप पे निकलता है या वैसे भी कहीं ऑफिस जाते हैं, जिम जाते हैं, तो एक बॉटल तो हम कैरी करते ही हैं। तो इस बॉटल को रखने की गाड़ी के अंदर कोई मतलब स्पेसिफिक जगह नहीं दी महिंद्रा ने। अगर मान लो मुझे अब ये बॉटल यहाँ पे रखनी है तो पहले तो ये बहुत बड़ा टास्क है, फिर भी अगर जैसे तैसे मैं इसको यहाँ फंसा देता हूँ तो ये देखो एक बॉटल यहाँ पे आ चुकी है। और मतलब अगर आप यहाँ की बात करो तो यहाँ तो भूल जाओ, मतलब किसी तरह की कोई बॉटल आने वाली है। अब मैं यहाँ से दरवाज़ा बंद करता हूँ तो गाड़ी चलाते हुए इसको निकालना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस स्पेस वाले इशू को भी महिंद्रा को अपने नए वाले फेसलिफ्ट के अंदर ठीक करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स अभी वो बॉटल वाली जगह तो आपने देख ली, मतलब वहाँ पे तो आप मुश्किल से एक ही बॉटल डाल सकते हो, उससे ज़्यादा उसके अंदर स्पेस नहीं है। और अगर बात करी जाए बाकी जगहों की जहाँ पे मतलब स्पेस को लेके थोड़ा सा हमें है कि हाँ जहाँ हमें स्पेस देखने को मिलती है, मतलब स्पेस के नाम पे महिंद्रा ने बस ये 2 कप होल्डर्स दे रखे हैं, यहाँ पे ये फ़ोन रखने की जगह दे रखी है जो ऑटोमेटिक फ़ोन को चार्ज करना शुरू कर देता है अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। एंड अगर उसके बाद बात करें तो ये छोटी सी स्टोरेज हमें यहाँ देखने को मिलती है इसके ग्लो बॉक्स में। सेम बॉटल रखने की जगह यहाँ पे देखने को मिलती है थोड़ी सी। महिंद्रा ने स्पेस के नाम पे गाड़ी के अंदर इतनी ही स्पेस हमें दी है, तो ये चीज़ डेफिनेटली महिंद्रा को अपने आने वाले फेसलिफ्ट के अंदर इंप्रूव करनी चाहिए। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के 7th पॉइंट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये सजेशन मेरा पर्सनली आपके साथ है एक भाई की तरह, और वो ये है कि इस गाड़ी का हो सके तो इस गाड़ी का जो मैनुअल वेरिएंट आता है उसको इग्नोर करें एंड ऑटोमेटिक ही बाय करें, चाहे आप पेट्रोल बाय करें चाहे आप डीजल बाय करें।
करें, इस गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है, इवन कि वो फॉर्च्यूनर के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से भी काफ़ी अच्छा है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बस एक छोटा सा साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कि ये गाड़ी थोड़ी सी, इसका जो माइलेज है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, बट उसके बाद ये गाड़ी एक फन टू ड्राइव कार बन जाती है डेफिनेटली। एंड अगर बात करी जाए मैनुअल क्यों ना लें, तो मैनुअल का मार्केट के अंदर अभी तक फीडबैक कुछ खास देखने को नहीं मिला। अब जिन लोगों ने ले ली तो वो लोग तो बोलते ही हैं कि हाँ हमारा मैनुअल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ठीक है, मतलब अच्छा है, हर एक का अपना अपना यूज़ केस है। पर अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप हमेशा ऑटोमेटिक बाई करें, क्योंकि ऑटोमेटिक की आपको रीसेल मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है। अगर आप अभी भी OLX खोलोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स है वो काफ़ी कम है सेल पे, एंड जो है उनकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी मांगी जा रही है एज़ कम्पेयर टू जो स्कॉर्पियो एन के जो मैनुअल वेरिएंट्स हैं उनकी डिमांड उतनी कुछ खास रहती नहीं है। और जब हम उसे सेकेंड हैंड मार्केट में बेचते हैं तो उसकी जो रीसेल है वो भी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो फ्रेंड्स, अब एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है इस गाड़ी का स्टीयरिंग। अब जैसा कि ये गाड़ी Z8 सिलेक्ट है तो इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग देखने को मिलता है, और इस स्टीयरिंग के साथ भी मुझे एक प्रॉब्लम आई थी कि ये जो स्टीयरिंग है, जब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा मूव कर रहा था, ऐसे इसको रोटेट कर रहा था, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ये, अभी देखो आप, मेरी गाड़ी सिर्फ 32 किलोमीटर चली हुई है, और मुझे मतलब इतने में ही ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिली। वो क्या है कि जब भी मैं स्टीयरिंग को ऐसे मूव कर रहा था तो ये स्टीयरिंग अजीब सा वाइब्रेट कर रहा था, एंड इसमें से एक बड़ी वियर्ड सी नॉइस आ रही थी, जैसे कुछ मतलब घिस रहा हो, कुछ अजीब सी मतलब डिस्टर्बिंग सी इसके अंदर से वाइब्रेशन देखने को मिली थी मुझे। तो उसका फिर मुझे सोल्यूशन भी मिल गया था, और उसका सोल्यूशन क्या था कि इसके नीचे एक रॉड जाती है, तो वहाँ पर हमको ग्रीस लगानी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी जगह है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी स्कॉर्पियो एन के अंदर मतलब वो स्टीयरिंग में वाइब्रेशन वाला इशू आ रहा है, तो ये जो जगह दिख रही है ना, ये वाली जगह, यहाँ पे आपको जस्ट स्टीयरिंग को रोटेट करते हुए ना यहाँ पे मतलब प्रॉपर ग्रीस लगानी है, ग्रीसिंग करनी है इस जगह की, एंड उसके बाद जो वो वाइब्रेशन होती है वो कम्प्लीटली मतलब ठीक हो जाती है इसके अंदर। तो ये देख लो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग के अंदर भी हमें ये छोटी मोटी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो हाइड्रोलिक का तो मतलब क्या ही कहना, उसके अंदर तो मतलब दिक्कतें भर भर के दे रखी है महिंद्रा ने, और जो कि मतलब महिंद्रा खुद आज तक भी सॉल्व नहीं कर पाया। तो अगर उस वाइब्रेशन का सोल्यूशन आप करना चाहते हो तो यहाँ पे मतलब ग्रीस वगैरह लगा के उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो, वो ईजिली ठीक हो जाती है। एंड फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में कि क्यों मैं इस गाड़ी से थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंट हूँ। उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो महिंद्रा के सर्विस सेंटर्स हैं उनके अंदर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा। जैसा कि मेरे पास इनोवा क्रिस्टा है, तो उसके अंदर मतलब सर्विस सेंटर में कोई इशू मुझे आज तक देखने को नहीं मिला, और वो गाड़ी मैंने 1,60,70,000 किलोमीटर के आसपास चला दी। बट ये गाड़ी अभी सिर्फ मेरी 7200 किलोमीटर के आसपास चली है, और इसका सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस वर्स्ट है। मतलब उनको आप प्रॉब्लम बताओ, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देंगे आपको, वो कुछ अलग ही कहानी सुनाने लग जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आपके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मतलब कुछ अजीब है मतलब। तो महिंद्रा का जो सर्विस का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा वियर्ड है, और उस वजह से भी इस गाड़ी को मैं रिकमेंड नहीं करता 2026 के अंदर, जब तक इसका फेसलिफ्ट ना आ जाए। तो देखते हैं महिंद्रा अपने फेसलिफ्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस एंड रिफॉर्म्स करके देता है हमें। एंड अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो या आपको पहले नहीं पता था तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।